नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग में चुनाव आयोग और उसकी कार्यशैली को लेकर बना रहा हूँ। वो चुनाव आयोग जो कि एक तरह से देश के लोकतंत्र की प्रमुख संवैधानिक संस्था होती और जिसका काम ही लोगों को निष्पक्ष चुनाव के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है कि जो एक ही लेवल हो और लोगों को कोई तकलीफ मतदान करने में ना हो और अगर कोई व्यक्ति को परेशानी हो रही है या वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसको भी चुनाव आयोग को ही संतुष्ट किया जाना है। लेकिन वर्तमान मोदी कार्यकाल में चुनाव आयोग की जितनी प्रतिष्ठा गिरी है वो संभवतः किसी भी अन्य दलों की सरकारें रही हों, चाहे वो सम्मिश्र सरकारें रही हों या कांग्रेस की सरकार रही हो। हालांकि चुनाव आयोग के क्रियाकलापों और ये आरोप लगता रहा कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करता है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी जिस तरह के कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है, उसने ये दर्शाने को काफ़ी है कि आम जनता भी अब चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं मानती है। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक बदलाव किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई संवेदनशील या साधारण बूथों पर भी वीडियोग्राफी कराई जाती है। मशीन के रखरखाव से लेकर तमाम तरह की वीडियोग्राफी होती है और उस वीडियोग्राफी को 3 महीने से लेकर 1 साल तक सुरक्षित करने का नियम अभी तक था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस सीमा को घटाकर केवल 45 दिन कर दिया। वो भी तब कि जब कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत जाएगा तो ही उस वीडियो को संरक्षित या सुरक्षित रखा जाएगा, नहीं तो 45 दिन के बाद चुनाव आयोग इस मेन वीडियो को ही डिलीट कर देगा। आप सभी लोग जानते हैं कि फोटोग्राफी में भी लाखों करोड़ों का बजट, जो कि एक तरह से आम जनता का ही है, खर्च होता है और चुनाव आयोग जिसका सिर्फ एक काम है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य छोटे से छोटे दल को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो इक्वल हो ये मुहैया कराना। लेकिन जिस प्रकार देखा गया है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के जहां सरकारें हैं वहां बड़ा ही सख्त दिखाई देता है और जहां तथाकथित डबल इंजन की सरकार या एनडीए की सरकार होती है वहाँ ये चुनाव आयोग दिखाई नहीं देता। किस प्रकार आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके खास लोगों के यहाँ शराब का स्टॉक पकड़ा गया था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखों का कैश
बांटते हुए ऑन कैमरे पर पकड़े गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, एक नोटिस भी उन्हें नहीं दिया जिससे कि ये महसूस होता कि चुनाव आयोग वास्तव में जाग रहा है। चुनाव आयोग मात्र उस जगह जागता है जहां विपक्ष इन नियमों का धोखे से वायलेंस करता है। उन्हें तुरंत नोटिस मिल जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कई बार इस तरह की बयान देते हैं जो कि चुनावी आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। लेकिन कोई भी अवसर ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी ने या कोई सी भी चुनाव आयोग ने उनको कम से कम एक चेतावनी भर ही दे दी हो कि कृपया आप चुनावी आचार संहिता का बैलेंस करें। जब देश के प्रधानमंत्री चुनावी आचार संहिता की परवाह नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग आचार संहिता की परवाह नहीं करते, तो क्या केवल विपक्षी दलों के ऊपर ही ये चुनावी राजनीति को साफ सुथरा कराने का ठेका लिया गया है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष को ही इस तरह के नोटिस देने का एक माध्यम बन गया? चुनाव आयोग की तो निष्पक्षता आम जनता के बीच उसी समय खत्म हो गई थी जब मुख्य न्यायाधीश की जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही अध्यक्षता में अपने कैबिनेट मंत्री अमित शाह को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में रखा। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अगर मुख्य न्यायाधीश बने रहते तो कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाता, और न ही मुख्य न्यायाधीश ऐसा कोई चुनाव आयुक्त चुन लेते जो कि देश के प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक होता, क्योंकि 3 सदस्यीय उस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश थे और नेता विपक्ष थे और देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जिस प्रकार एक संशोधन के जरिए मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटाया गया, उसी समय ये तय हो गया था कि अब खेला चुनाव आयोग के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी दल खासकर मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हो। वो लगभग हर ऐसी संवैधानिक संस्था हो जो कि भविष्य में उनके रणनीति के खिलाफ कोई आदेश दे सकती है या उन पर सवाल खड़ा कर सकती है, तो निश्चित तौर पर सरकार ये कोशिश करती है कि ये उनके कहे के अनुसार चले, इसमें सरकार का ही दखल हो। आपने देखा होगा किस प्रकार जजों की नियुक्ति में भी सरकार किस प्रकार अपने हाथ को मजबूत करने के लिए एक न्यायिक को आयोग बनाकर सामने आ गई थी। ये बात अलग है कि उसमें सरकार को मुँह की खानी पड़ी। इधर जो निरंतर चुनाव आयोग ये कहता रहता किसी को अगर कोई तकलीफ़ है तो कोर्ट जा सकता है। यहाँ मैं याद दिला दूँ कि हरियाणा के चुनाव को लेकर जब वहाँ के उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को, जो कि महमूद पराचा थे, रणदीप सुरजेवाला थे, इनको वहाँ की वेब कास्टिंग और मतदाता सूचियाँ और फॉर्म 17C ये उपलब्ध करा दिए जाएं, तो तुरंत सरकार एक्टिव हुई
और चुनाव आयोग के हक में इस तरह का बदलाव का फैसला किया कि जो आम लोगों को ये सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जाती, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि उसी दिन किसी की भी सरकार रही हो, 70-80 तुरंत ही मतदान खत्म होते ही संबंधित दलों के एजेंटों को दे दिया जाता है। लेकिन और तुरंत ही शाम तक ये जानकारी हो जाती है कि आखिर कितना मतदान हुआ है। लेकिन अब मतदान होने के 8-8, 10-10 दिन तक मतदान कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, ये तक बताने में चुनाव आयोग असमर्थ साबित होता है। और महाराष्ट्र की और हरियाणा की चुनावी सूचियाँ, जो कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उसी समय मांगी थी जब चुनाव महाराष्ट्र का हुआ था, इसके बावजूद भी अभी तक उन सूचियों को न दिया जाना यह दर्शाता है कि भले ही ये आरोप हों, विपक्ष के नाते विपक्षी दल आरोप लगा रहे हों, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए निरंतर नियमों में बदलाव करता जा रहा है, उससे ये शक तो हो रहा है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है ही नहीं, ऐसा लगता है पूरी दाल ही काली। निश्चित तौर पर चुनावी लोकतंत्र में चुनाव आयोग की महती भूमिका होती है। अगर वही चुनाव आयोग अपनी भूमिका को सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका ले और अपने जवाबदेही से बचने के लिए सरकार से मिलकर अपने हक में बदलाव करता दिखे, तो आखिर इस चुनावी लोकतंत्र का मतलब क्या है? आज इसी प्रश्न के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा, लेकिन इस बात को आप सोचिए ज़रूर कि अगर आपके स्वतंत्र मतदान देने की प्रक्रिया भी आप अगर ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मान लीजिए कि देश में स्वतंत्र लोकतंत्र के दिन भी अब गिने चुने ही रह गए हैं। जय हिंद, जय भारत।